हेलो दोस्तों, भारतीय शिक्षा का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन और स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा की स्थिति कैसी थी, वे सारे हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद दोनों ने भारत सरकार को एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया। इन्हीं के सुझाव पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या जिसको राधा कृष्णन आयोग कहते हैं, का गठन हुआ। कब हुआ? 1948 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी। 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी हम लोग देख लेते हैं। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग को 4 श्रेणियों में बांटा। अध्यापक अपने पद पर 60 वर्ष की आयु तक सेवा करे तथा स्वस्थ होने पर वह 64 वर्ष की आयु तक अध्यापन कार्य कर सकते हैं। वर्ष में कम से कम 180 कार्य दिवस होने चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश ना दिया जाए। उपाधि परीक्षा का उत्तर प्रतिशत 40, 55 और 70 कर दिया जाए। फर्स्ट डिवीजन 70%, सेकंड 55% और थर्ड 40%। उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन कराया जाए: प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी भाषा। निबंधात्मक परीक्षाओं के साथ साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भी कराई जाए। आयोग ने धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ग्रामीण कॉलेज में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए, ये आयोग की सिफारिश थी। दूसरा है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1952 में हुई। इसने अपनी रिपोर्ट 1953 में दी। 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 29 अगस्त 1953 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। आयोग की सिफारिशें देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। ये 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होनी चाहिए। इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं डिग्री कोर्स में सम्मिलित कर दी जाए। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाए। जूनियर हाई स्कूल में छात्रों को कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए। शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का समुचित प्रयोग किया जाए। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में एक सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए। प्रत्येक सप्ताह अध्यापन घंटे की संख्या कम से कम 35 होनी चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1952-53 1952 में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति नियुक्त की गई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इस समिति का प्रमुख कार्य उत्तर प्रदेश शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना था। समिति के हम सुझाव देख लेते हैं। हिंदी के साथ साथ संस्कृत को भी अनिवार्य कर दिया जाए। प्रत्येक जिले में मनोवैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए जाए। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में 9, 10 एवं 11 रखें। जूनियर स्तर पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ली जाएं। प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष 200 दिन कार्य हो। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 5 सदस्यों की एक उप समिति नियुक्त हो। शिक्षक प्रबंधक विवाद सुलझाने के लिए एक पंच फैसला बोर्ड स्थापित हो। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसको कोठारी आयोग भी कहते हैं, इसका गठन 1964 में हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी। 14 जुलाई सन 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। इस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन किया। कोठारी आयोग रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। आयोग के सुझाव हम लोग देख लेते हैं। आयोग ने शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना। इसके अलावा आयोग ने सुझाव दिए थे विद्यालय संकुलों की स्थापना की जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता का सुझाव दिया। बाह्य परीक्षाओं के स्थान पर आंतरिक तथा अवनत मूल्यांकन विधि को अपनाया जाए। प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए।
कोठारी आयोग ने कहा था देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के निर्धारण पर बल दिया। भारत सरकार ने 1968 को अपनी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की। इस शिक्षा नीति में 17 कार्यक्रम सम्मिलित किए गए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षकों के स्तर, वेतनमान तथा शिक्षण में सुधार, सभी भारतीय भाषाओं का संरक्षण व विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता, प्रतिभावान छात्रों की पहचान, कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रावधान, विज्ञान की शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं उद्योगों की शिक्षा, पुस्तकों का उत्पादन, परीक्षा प्रणाली में सुधार, माध्यमिक शिक्षा में सुधार, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार, अंशकालिक शिक्षा एवं पत्राचार कार्यक्रम, साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा विस्तार, खेलकूद, अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन। पूरे देश में 10+2+3 का शैक्षिक ढांचा अपनाने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। अप्रैल 1979 को शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित थी। इस नीति में प्रमुख स्थान प्राथमिक शिक्षा, द्वितीय स्थान प्रौढ़ शिक्षा और तृतीय स्थान माध्यमिक शिक्षा को दिया गया। कमजोर वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। नौकरी और उपाधियों का संबंध समाप्त किया गया। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। शैक्षिक संरचना 10+2+3 के स्थान पर 8+4+3 स्वीकार की गई। प्रौढ़ शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कितनी आयु से कितने आयु वर्ग के लोग आते हैं? 15 से 35 आयु वर्ग के लोग, आप इसे याद रखिएगा। अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रस्तुत हुआ। 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1986 में नई शिक्षा नीति अपनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सार हम लोग देख लेते हैं। शैक्षिक संरचना 10+2+3 के ढांचे को पूरे देश में स्वीकार किया गया। सभी को शैक्षिक अवसर की समानता का लाभ मिलेगा। संस्थागत स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन को अपनाया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बाल केंद्रित और क्रिया प्रधान होगी। प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई जाएगी। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम 2 भागों में बांटा, पहला सामान्य शिक्षा और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा। उच्च शिक्षा की अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई। प्रति 5 वर्ष में शिक्षा की स्थिति का अवलोकन किया जाएगा। नेक्स्ट है राममूर्ति समिति रिपोर्ट 1990। केंद्र सरकार ने 7 मई 1990 को श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। 1992 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिसे जनार्दन रेड्डी समिति कहा गया। केंद्र सरकार द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया। यशपाल समिति 1992, इसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी, जो निम्न थी। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षकों की सहभागिता, नर्सरी स्कूल खोलने और उनके संचालन के लिए उचित कानूनी व प्रशासनिक कार्य किए जाएं। छोटे बच्चों का भारी स्कूल बस्ते के साथ स्कूल जाना अनुचित है, अतः स्कूल में ही पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 लागू किया जाए तथा प्राथमिक कक्षाओं में यह घटाकर 1:30 कर दिया जाए। पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान हो। इसी तरह पीजीटी के लिए एजुकेशन का आपका टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।